नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं क्लास 6 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम चैप्टर 11 के बारे में जानेंगे, चैप्टर 11 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 10 में जाना था कुछ व्यापारियों और ट्रेडर्स के बारे में, राजाओं किंग्स के बारे में और पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों के बारे में। उसमें थोड़ा सा हमने बुद्धिज्म को रिवाइज़ किया था कि बुद्ध में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए थे। पहले हमने जब बुद्ध के बारे में पढ़ा था तो उस समय सिर्फ उनके टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने जाना था कि कैसे अब मूर्ति का आकार ले चुके थे, कैसे लोग अब मूर्ति बनाना सीख चुके थे, उन्होंने मूर्ति को एक आकार भी दे दिया था। उसके बाद हमने एक जाना था सिल्क रूट के बारे में, जो हमारा रेशमी मार्ग है कि रेशम मार्ग क्या है, क्यों इसको रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, फिर किस किस देश में और आपके बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म था उसको कैसे प्रसार किया गया, ये हमने जाना। फिर हमने जाना कि जो तीर्थ यात्री होते थे उनकी जिज्ञासाएं क्या होती थी, कैसे वो एक जगह दूसरी जगह पर जाया करते थे, किन के साथ जाया करते थे और कितना समय उनको पहुंचने में लगता था। ठीक है, फिर भक्ति काल के बारे में भी हमने पढ़ा और भक्ति काल जैसे हमने पढ़ा तो हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका था। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए साम्राज्य और राज्य। न्यू एम्पायर्स, नए साम्राज्य एंड किंगडम्स और नए राज्य। ठीक है, आइए। अरविंद प्लेज अ किंग, अरविंद प्लेज अ किंग, अरविंद हैड बीन चूजन, मतलब अरविंद ने क्या किया, वह अरविंद एक राजा की भूमिका निभाना चाहता था या अरविंद एक राजा की भूमिका निभाता है। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज ए किंग इन द स्कूल प्ले, अरविंद को चुना गया एक राजा की भूमिका निभाने के लिए। कहां पर, जो स्कूल में एक प्ले किया जा रहा था उसमें। ठीक है दोस्तों, तो जब अरविंद को राजा की भूमिका के लिए चुना गया तो अब अरविंद सोच रहा था, ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलेमली इन स्प्लेंडेड रोब्स, तो अब अरविंद क्या सोच रहा था कि भाई उसको अब क्या करना है, एक शाही वेशभूषा में, एक शाही वेशभूषा पहनकर, टू वेल हिज मुस्टैच, अपने मूंछों पर ताव देना है, अपने मूंछों पर ताव देना है, एंड विल्ड द सिल्वर पेपर रैप्ड सोर्ड विद गस्टो, और रुपैले कागज, जैसे कि आप कहते हो सिल्वर फॉइल, तो रुपैले कागज में लिपटी तलवार को हाथ में लेकर और शान से चहलकदमी करनी है। ऐसी इमेज उसके मन में बनी हुई थी। इमेजिन हिज सरप्राइज, अब आप सोचिए कि उसको कैसा लगा होगा, व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले ए वीणा एंड रिसाइट पोएट्री, जब उससे कहा गया कि भाई तुम राजा तो हो लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक जगह बैठकर और वीणा बजाना है। क्या बजाना है, एक जगह बैठकर वीणा बजाना है, एंड रिसाइट पोएट्री, और कविता का पाठ भी करना है। अब उसे क्या लगा, अ म्यूजिशियन किंग, एक संगीतज्ञ राजा, एक संगीत से जुड़ा हुआ राजा, एक गाने बजाने लिखने वाला राजा। हु वाज दैट, ये राजा कौन था, ही वंडर्ड, वह सोचने लगा, उसने सोचा। प्रशस्तिस व्हाट दे टेल्स अस, प्रशस्ति के बारे में हमने एक बार पहले भी पढ़ा था चैप्टर 6 में, उसको भी आप एक बार देखना। प्रशस्तिस एंड व्हाट दे टेल अस, प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा में कही जाने वाली एक कविता के रूप में कोई बात। ठीक है, और वे हमें क्या बताती हैं, वे हमें बताती हैं किसी भी राजा के शासन काल के बारे में, उस समय के बारे में। अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता, अ फेमस रूलर ऑफ ए डायनेस्टी नोन एज द गुप्ताज। अरविंद को एक राजा की भूमिका सौंपी गई थी और वह राजा की भूमिका थी एक महान राजा, गुप्त वंश के महान राजा जिनका नाम था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के महान राजा थे, इनका नाम था समुद्रगुप्त। इनकी भूमिका निभाने के लिए अरविंद को बोला गया था। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, एक्चुअली अ पोएम इन संस्कृत कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरीश सेना नियरली 1700 ईयर्स एगो। अब उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह बहुत बड़े बड़े अभिलेखों से मिलती है। वास्तव में अगर बात की जाए तो एक पोयम है संस्कृत में जिसके रचयिता थे
उनके ही दरबारी कवि जिनका नाम था हरिसेना, नियरली 1700 ईयर्स एगो, अब से लगभग 1700 साल पहले, अब से लगभग 1700 साल पहले समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि दरबारी थे जिनका नाम था हरिसेना, और हरिसेना ने उनके बारे में जो अभिलेख लिखे थे उसमें एक संस्कृत की पोयम है, उससे हमें इनके बारे में पता लगता है। दिस वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, और ये जो अभिलेख है ये अभिलेख उत्कीर्ण है कहाँ पर, जो कि इलाहाबाद में अशोक का पिलर है, अशोक का जो स्तंभ है उस स्तंभ में हमें इनके बारे में भी उल्लेख मिलता है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज ए प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। और जो ये अभिलेख है ये हमें खास तौर से लिखा हुआ मिलता है और इसको हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है और इस प्रशस्ति का जो मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में कहा हुआ, उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। वाइल प्रशस्तिज वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रेड अबाउट इन चैप्टर 10, जब प्रशस्ति रची जाती थी, ठीक है, तो उस में से कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ शासकों, कुछ राजाओं के बारे में जो प्रशस्ति बताई गई है वे हमने चैप्टर 10 में उनके बारे में जाना भी है, जिसमें से एक राजा का नाम है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, हमने पढ़ा था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में। दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ताज, परंतु जो गुप्त काल में जो था, हमने ज़्यादा गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय में भी प्रशस्तियाँ होती थी, प्रशस्तियाँ गाई जाती थी राजा के सम्मान में, ठीक है। लेकिन अब जो प्रशस्तियाँ थी इनका जो महत्व था वह और ज़्यादा बढ़ गया था, और कब, गुप्त काल में। कब बढ़ा था, गुप्त काल में और ज़्यादा महत्व इनका बढ़ चुका था, ठीक है। चलिए अब आते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर, समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति टेल्स अस, आइए देखते हैं कि समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, एज ए वॉरियर, एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वाज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स। और जो उस कविता में उनकी प्रशंसा एक राजा के तौर पर की गई है, एक बड़े वर्चस्व वाले राजा के तौर पर की गई है, कैसे कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, एज ए वॉरियर, एक योद्धा के तौर पर, एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, और एक ऐसा राजा जिसने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की है, हु वाज लर्न, जो बहुत विद्वान था, एंड बेस्ट ऑफ पोएट्स, और एक बहुत अच्छा कवि भी था। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स, और इनको हमने, जो समुद्रगुप्त थे, इनको हमने भगवान के बराबर माना है। द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, और जो ये प्रशस्तियाँ होती थी ये बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे वाक्य में रची जाती थी, लिखी जाती थी, बहुत लंबे लंबे वाक्यों में। हियर इज ए पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, अब यहाँ पर उसी तरीके से आपको एक वाक्य लिखकर दिखाया गया है। आइए पढ़ते हैं कि इस एक वाक्य में क्या प्रशस्ति लिखी हुई है। समुद्रगुप्त द वॉरियर, समुद्रगुप्त एक महान योद्धा, एक वीर योद्धा। Whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battles, axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons। देखिए पूरा एक सेंटेंस है और इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो कि एक योद्धा थे, उनका शरीर बहुत ज़्यादा बलशाली, गठीला और बहुत अट्रैक्टिव था, आकर्षक था। बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटस ब्यूटी, और उनके शरीर पर बहुत सारे घाव हमें देखने को मिलते हैं, और वे घाव हैं जो किसी युद्ध क्षेत्र से, किसी युद्ध भूमि से उनको मिले होंगे। और किस किस के घाव हैं ये, यहाँ पर कुल्हाड़ी, तीर, पैने तीर, तलवारें, और जो आपके लोहे की गदाओं, जो भीम रखते थे ना, लोहे की गदाओं के, जैवलिन्स या नुकीली तीरें या बर्छों,
इन सब के या और भी कुछ बहुत सारे हथियार होते हैं, उन सब के घाव हमें इनके शरीर पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये उनकी प्रशस्ति थी, एक सेंटेंस है जो कि वहाँ 4 लाइन में आ रहा है, तो इस तरह की प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। ठीक है, हमने मैप देखा था, उसमें क्या, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन, अभी मैप हम देखेंगे, इसमें कुछ एरिया हरा दिखाया हुआ है। यू विल ऑल्सो फाइंड ए सीरीज ऑफ रेड डॉट्स, कुछ लाल डॉट भी मिलेंगे। एंड यू विल फाइंड एरियाज, कुछ पर्पल और ब्लू मार्क भी मिलेंगे। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति, और जो ये सूचना ली गई है, ये मैप जो लिया गया है, ये भी प्रशस्ति में ही हमें मिलता है। हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स, हरिसेना ने 4 अलग अलग शासकों के बारे में वर्णन किया है। एंड टेल अस, और हमें बताया है, अबाउट समुद्रगुप्तास पॉलिसीज टूवर्ड्स देम, समुद्रगुप्त की जो उस समय योजनाएं थी, जो उनकी कार्यशैली थी उन राजाओं के प्रति, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, जो आर्यव्रत के शासक थे। द एरिया शेडेड इन ग्रीन, जो एरिया हरे में पेंटेड है। Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of समुद्रगुप्ता's empire। ये वो जगह थी, ये वो शासक थे, कुल मिलाकर 9 शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था, और उनका जो राज्य था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और वे सब कह सकते हैं कि उसके अधीन हो गए थे। सेकंड, द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, दक्षिण पथ भी हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, दक्षिण पथ जो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और दक्षिण पथ में हमने गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जाना था। हियर देयर वर 12 रूलर्स, वहाँ पर 12 शासक थे। सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप, उनके बारे में जानेंगे कौन से 12 शासक थे। इसका बताया कि वो हमने लाल मार्क से दिखाई गई हैं। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इन राजाओं ने, जो 12 राजा थे, जब ये युद्ध में हार गए तो इन लोगों ने अपने आप को समर्पण कर दिया समुद्रगुप्त को, और जब समर्पण कर दिया तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, ठीक है भाई आपने समर्पण कर दिया, आप मेरे अधीन है, लेकिन अपने राज्यों पे आप अपने आप ही शासन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, द इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जो आसपास के जो आंतरिक क्षेत्र थे हमारे अड़ोस पड़ोस के राज्यों के, उसमें शामिल थे असम, कोस्टल बंगाल, तटीय बंगाल, नेपाल, और ए नंबर ऑफ गन संघs, और बहुत सारे गन संघs भी उसमें शामिल थे। अगर आपको याद होगा चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था एक संघ के बारे में, और उस संघ का नाम था वज्जी संघ। क्या नाम था, वज्जी संघ। कहाँ पर थे, इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में, मार्क्ड इन पर्पल, जो पर्पल से मार्क है। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, उन्होंने क्या किया, वे बहुत सारा सम्मान के तौर पर उपहार लेकर आते थे, और उनके आदेश मानते थे, और उनके दरबार भी अटेंड करते, दरबार में भी शामिल होते थे। नेक्स्ट है फोर्थ, द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज, जो हमारे बाहरी क्षेत्र के शासक थे, मार्क्ड इन ब्लू, उनको नीले में रंगा गया है। परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशान्स, द सक्स एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये वंश थे जिनको उन्होंने हराया था, ये कुशानों और शकों के वंश थे। संभवतः ही हम कह सकते हैं कि जो कुशान और शकों के वंश थे, इनको ही राजा समुद्रगुप्त ने हराया था, और श्रीलंका के शासक को भी हराया था, जिन्होंने बाद में क्या किया, बाद में इन्होंने इनका अधीन या आधिपत्य या अधीनता स्वीकार कर ली, और इन सब ने फिर क्या किया कि उनकी पुत्रियों से विवाह कर लिया। समुद्रगुप्त ने इनकी पुत्रियों से विवाह कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं मैप के बारे में कि मैप में हमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। चलिए मैं प्रयास करता हूँ आपको कलरफुल दिखाने का, वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था, रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। तो ये देखिए,
ये जो ग्रीन एरिया है ये आर्यव्रत का क्षेत्र था, उनका साम्राज्य था, उनका शासन क्षेत्र था। इसमें 9 शासक थे, इसमें 9 शासक थे। और इन शासकों को हराकर समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। सेकंड आते हैं दक्षिण पथ। अब दक्षिण पथ में हमने पढ़ा कि 12 राज्य थे या 12 शासक थे। अब उनको डॉट से दिखाया गया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 शासक थे। इन 12 शासकों पर आपके इन्होंने अपना समर्पण समुद्रगुप्त को दे दिया था और उसके बाद समुद्रगुप्त ने इनको हराकर कहा था ठीक है भाई, इन पर अब शासन आप ही करोगे। तो ये है जो पूर्वी तट पर स्थित है। क्या है? ये पूर्वी तट पर स्थित 12 शासक हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए पिंक है, अगर आप देखें तो देखिए दोस्तों ये पिंक है और पिंक में ये इधर आपका ये असम और ये आपका इस तरह नेपाल। जो थर्ड पॉइंट है जो इनर सर्किल, जिसमें असम, कोस्टल बंगाल, ठीक है, और उसके बाद आपका बहुत सारे गण संघ आते हैं जो कि आपके नॉर्दर्न वेस्ट, ये देखिए यहाँ तक का आपका पिंक एरिया है जो थर्ड पॉइंट में शामिल होगा। और इसमें आपको बताया कि ये लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा मतलब इनको उपहार लाते थे और इनके आदेश मानते थे और इनका दरबार में शामिल होते थे। उसके बाद आता है आउटलाइंग एरियाज़, और आउटलाइंग एरियाज़ में आप देख सकते हैं इसमें ये बाहरी क्षेत्र है, ये वाला, ये सब ब्लू में है। तो इसकी बात चौथे पॉइंट में की गई है। यहाँ पर कुषाणों और शकों के वंश का राज था और उनको हराकर इन्होंने यहाँ पर इनकी अधीनता स्वीकार कराई थी। और ये श्रीलंका भी आप देख सकते हैं, ये भी ब्लू में है, और ब्लू में है दैट मीन्स ये भी उनके अधीन हो चुका था। ठीक है दोस्तों, सो ये आपको मैप बताने का प्रयास किया है, इसको ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जीनियोलॉजीज के बारे में। जीनियोलॉजीज क्या होती है? जीनियोलॉजीज या जीनियोलॉजीज, ठीक है, तो जीनियोलॉजीज होती है वंशावलियाँ, मतलब एक लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, एक सूची हमारे पूर्वजों की, एक सूची हमारे पूर्वजों की, और उस सूची को हम कहते हैं जीनियोलॉजीज। ठीक है। मोस्ट प्रशस्तिज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। बहुत सारी प्रशस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमें शासकों के पूर्वजों के बारे में जानने को मिलता है। दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्तास ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। हमें ऐसे ही एक प्रशस्ति में जानने को मिला है, किसके बारे में? समुद्रगुप्त के परदादा के बारे में, उनके दादा के बारे में, उनके पिता के बारे में और उनकी माता के बारे में। हिज मदर, उनकी माता जो थी कुमार देवी, क्या नाम था? कुमार देवी नाम था। बिलोंग टू द लिच्छवी गण, और वे किस गण से संबंधित थी? वे लिच्छवी गण, हमने पढ़े थे ना अभी गण और संघ। तो जो उनकी माता थी कुमार देवी, ये लिच्छवी गण से संबंधित थी। वाइल फादर, और जो उनके पिता थे चंद्रगुप्त, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त नाम था। वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड। अब जो चंद्रगुप्त थे ये स्थापक थे, क्या थे? ये स्थापक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश के स्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। और इन्होंने ही, ये पहले राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। हिज, और इस उपाधि का इस्तेमाल या इसका प्रयोग आगे चलकर समुद्रगुप्त ने भी किया था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजाज। अब जो उनके दादा और परदादा होते थे वो सिर्फ आमतौर पर उनको महाराजा ही थे। वे क्या लोग थे? महाराजा। उनको महाराजा के तौर पर ही उसमें वर्णन किया गया है। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। और इससे हमें आभास होता है, इससे हम कह सकते हैं कि जो इनकी परिवार था, इनका जो फैमिली थी, ये धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंची थी और धीरे धीरे इन्होंने इतना वर्चस्व हासिल कर लिया था। ठीक है, धीरे धीरे ही इन्होंने अपने वंश को यहाँ तक पहुँचाया था।
Samudragupta in turn figures in the genealogy's list of ancestors or later rulers of the dynasty such as his son चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसमें बताया गया समुद्रगुप्ता हैं, तो समुद्रगुप्ता की जो जीनियोलॉजी है उसमें बताया गया है उनके बाद के शासकों के बारे में भी, मतलब कि उनके वंश के बारे में और उनके आगे आने वाले जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में भी। जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया, तो उसके बारे में भी हमें उनकी एक प्रशस्ति में मिलता है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है उनके अभिलेखों से, इनके सिक्कों से, जो भी उस समय की वस्तुएं मिलती हैं उनसे। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखना कि समुद्रगुप्त के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए उनके पुत्र जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया। He led an expedition to Western India where he overcame the last of Shaks। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे अभियान किए, कहाँ पर? पश्चिमी भारत में। उन्होंने पश्चिमी भारत में बहुत सारे अभियान किए जहाँ पर उन्होंने शक को परास्त किया। जो शक वंश था उनको उन्होंने वहाँ पर परास्त किया। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ, ये मानना है, हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल, की जो उनका दरबार होता था वह भरा होता था किससे? विद्वान लोगों से। विद्वान लोगों में कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कालिदास, और हम जानते हैं कालिदास बहुत महान कवि थे। फिर आर्यभट्ट, हम जानते हैं कि आर्यभट्ट एक बहुत महान और बहुत विद्वान खगोल शास्त्री थे। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री। अबाउट होम, जिनके बारे में हम चैप्टर 12 में और भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको एक चीज पता लगी है कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम भी चंद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि उनके पिता के नाम पर ही रखा गया था। ठीक है, चलिए, ये थी हमने कुछ पढ़ा गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बारे में। अब चलते हैं एक और महान राजा की ओर जिसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। और एक रचना के बारे में जिसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, दो चीज पढ़ेंगे, एक हर्षवर्धन के बारे में और एक हर्षचरित के बारे में। While we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about some kings from biographies. Harshvardhan, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. अभी हमने जाना गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, गुप्ता शासक के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, किससे? उनके अभिलेखों से और उनके सिक्कों से। ऐसे ही हमें कुछ और राजाओं के बारे में जानने को मिलता है। कैसे? उनकी जीवनियों से। बायोग्राफीज होती है जीवनी, तो ऐसे ही हमें और भी बहुत सारे राजाओं के बारे में जानने को मिलता है उनकी जीवनियों से। और यहाँ पर हम जानेंगे हर्षवर्धन, किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में, जिन्होंने अब से 1400 साल पहले शासन किया था और ये भी एक बहुत महान राजा हुए हैं। हिज कोर्ट पोएट बाण भट्ट रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरित इन संस्कृत। अब उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था बाण भट्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए बाण भट्ट ने। क्वेश्चन हो सकता है कि बाण भट्ट किसके दरबार में दरबारी था, तो आप बता सकते हैं हर्षवर्धन के दरबार में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट की रचना का नाम बताइए, तो रचना का नाम है हर्षचरित। ठीक है दोस्तों, दिस गिव्स अस द जेनेलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग। अब इसमें हमें पता लगता है हर्ष की वंशावली के बारे में, इसमें हमें पता लगता है हर्ष की वंशावली के बारे में, और साथ ही साथ इसमें हम उनके राजा बनने के सफर को भी जानेंगे। इसमें हम जो हर्षचरित है इसमें हम उनके राजा बनने के सफर को भी जान सकते हैं। अब देखिए फिर आ गए ह्वेनसांग। कौन आ गए? ह्वेनसांग, अबाउट होम, जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। इन्होंने भी हर्ष की कोर्ट में, जो हर्ष का दरबार था, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया है।
एंड लेफ्ट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, और इन्होंने जो भी वहां देखा है उस सब चीजों के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने भी अपना एक लिखित रूप में उस चीज के बारे में, वहां के माहौल के बारे में, वहां के वातावरण के बारे में, जो उनके दरबार में होता रहता था, उनके युद्ध के बारे में, उनके समय के बारे में, वह सब उन्होंने उसमें वर्णित किया है, लिखा है। हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, जो हर्षवर्धन थे ये अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, लेकिन ये थानेसर के राजा बन गए थे। कब? जब इनके पिता और इनके बड़े भाई दोनों का देहांत हो गया था, दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो उन दोनों की मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन को राज्य सौंपा गया था। हिज ब्रदर इन लॉ वाज, इनके जो बहनोई थे, हिज ब्रदर इन लॉ, इनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और उनकी मृत्यु कर दी गई थी किसके द्वारा? बंगाल के शासक के द्वारा। उनकी मृत्यु कर दी गई थी बंगाल के शासक के द्वारा। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो हर्ष ने क्या किया? हर्षवर्धन ने कन्नौज के राज्य पर भी अपना आधिपत्य कर लिया। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और आधिपत्य करने के बाद वह बंगाल के शासक की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ गया। Although he was successful in the east and conquered both Magध and Bengal, he was not as successful elsewhere. जिस प्रकार मगध और बंगाल में विजय प्राप्त करने के बाद पूर्व में हर्षवर्धन ने काफी सफलता प्राप्त कर ली थी, उस प्रकार वह किसी और जगह पर उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। He tried to cross the नर्मदा to march into the Deccan. उसने प्रयास किया, जब वह प्रयास कर रहा था, जब वह प्रयास कर रहा था नर्मदा नदी को पार करने का दक्कन में जाने के लिए, जब हर्षवर्धन दक्कन में जाने के लिए नर्मदा नदी पार करने का प्रयास कर रहा था, तब उसको रोका था एक बहुत उस समय के दूसरे प्रसिद्ध शासक ने, जो चालुक्य वंश से संबंधित थे, जो चालुक्य वंश के थे। उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। तो जिस समय यहाँ पे हमने पढ़ा हर्षवर्धन के बारे में, यहाँ पे आपसे 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं कि हर्षवर्धन के दरबारी के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं बाणभट्ट थे। या आपसे सवाल पूछा जाएगा बाणभट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे, तो आप बता देंगे कि हर्षवर्धन के दरबार में। क्या लिखा था? रचना क्या थी? हरीश, क्या नाम थी? हर्षचरित। किस भाषा में थी? संस्कृत में। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताया कि जब नर्मदा नदी से पार होकर दक्कन जाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर उनको चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब आते हैं कुछ और प्रसिद्ध राजाओं के बारे में जानते हैं, वंशों के बारे में जानते हैं। द पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन प्रशस्ति। ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक्चुअली याद रखना, ये पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में उनकी प्रशस्ति के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है। द पल्लव्स एंड चालुक्याज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस समय की बात जो करते हैं, इस समय में पल्लव और चालुक्य वंश ये दोनों ही बड़े प्रमुख वंश थे। कहाँ पर? ध्यान देना, प्रमुख वंश थे कहाँ पर? साउथ इंडिया में। अब बात हो रही है दक्षिण भारत की, बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों। अब तक हमने पढ़ा था हर्ष के बारे में, वो उत्तर में थे, उत्तर में, पूर्व में, क्योंकि बंगाल अब कहाँ पर है? पूर्व में, उत्तर पूर्वी है, तो ये उत्तर पूर्व में इनका शासन था और हमने जाना भी। लेकिन उसी समय भाई दक्षिण में तो कुछ हुआ होगा ना, तो दक्षिण में उस समय पल्लव और चालुक्य वंश प्रमुख वंश थे। ठीक है, द किंगडम ऑफ द पल्लव्स स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, while that of Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra। अब जो पल्लव
राज्य था, जो पल्लव वंश जो फैला हुआ था, वह अपनी राजधानी क्या थी पल्लव वंश की? कांचीपुरम। तो वह कांचीपुरम के आसपास के साथ साथ कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश रायचूर दोआब कहाँ पर था? जो कि कृष्णा और तुंगभद्र नदी के बीच का जो क्षेत्र था, रायचूर दोआब जो कि कृष्णा नदी और तुंगभद्र नदी के बीच का जो क्षेत्र था, वहां पर चालुक्य वंश का साम्राज्य था, राज्य था, उनका शासन था। एहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। एहोल क्या है? चालुक्य की राजधानी, और यह एक बहुत प्रसिद्ध कह लो या मुख्य कह लो, बहुत मुख्य व्यापार केंद्र था, बहुत मुख्य व्यापार केंद्र था। इट डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर विद ए नंबर ऑफ टेम्पल्स, और ये विकसित हुआ एक धार्मिक केंद्र की तरह भी, एक धार्मिक केंद्र बन चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर का निर्माण भी हो चुका था। द पल्लव्स एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड्स, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वाज प्रोस्पेरस टाउन्स। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा समृद्धि हो। ठीक है, तो जो पल्लव और चालुक्य थे, ये दोनों बेचारे एक दूसरे की सीमाओं पर हमला करते रहते थे, एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का जो क्षेत्र होता था, एरिया होता था, उस पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, खास तौर से ये लोग क्या करते थे? एक दूसरे की राजधानी जो होती थी उस पर हमला करते थे, क्योंकि जो राजधानी होती थी वह बड़ी ही समृद्ध होती थी। ठीक है, द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन द्वितीय। और जो चालुक्य, एक प्रसिद्ध चालुक्य राजा, सबसे प्रसिद्ध जो चालुक्य राजा हुए, उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रविकीर्ति। अब उनके बारे में, किनके? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर हमें जानना है तो प्रशस्ति से जानना है, और प्रशस्ति वो जो किसने लिखी थी? उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था रविकीर्ति। तो रविकीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में प्रशस्ति में काफी कुछ बताया है। क्या? दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, हमें उनके पूर्वजों के बारे में बताया। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन, जिसमें कि 4 पीढ़ियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें कि उनके 4 पीढ़ियों के बारे में जानकारी दी गई है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, और इसमें हमें पता लगता है कि जो पुलकेशिन थे, इनको अपने चाचा से जो राज्य था वह प्राप्त हुआ था। इनको इनके चाचा ने गद्दी सौंपी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रविकीर्ति के अनुसार अगर बात करते हैं, ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, कि रविकीर्ति के अनुसार जो पुलकेशिन थे, इन्होंने पश्चिमी तट पर भी और पूर्वी तट पर भी अभियान चलाए थे। इन्होंने पश्चिमी तट पर भी और पूर्वी तट पर भी अभियान चलाए थे। Besides, he checked the advance of Harsha, और अभी हमने पढ़ा भी था जब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन का जो मोर्चा उसकी ओर आ रहा था उसको रोका भी था। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो याद रखना, इस तरह आपको चीज़ों को जोड़कर पढ़ना होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। अब जब इनकी कविताओं के बारे में जानते हैं, इन प्रशस्तियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इसमें बड़ा आनंद आता है पढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से लिखी होती हैं। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। अब हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, कवि कहता है कि हर्ष की इस हार के बाद, जो हार उसको पुलकेशिन द्वितीय से प्राप्त हुई थी जब वह नर्मदा नदी से दक्कन में प्रवेश करना चाह रहा था, तो हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष, कि अब हर्ष आनंद में नहीं रह रहा था, कि अब हर्ष खुश नहीं रह पा रहा था। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लव किंग। पुलकेशिन ने, जो पुलकेशिन द्वितीय था, उसने पल्लव राजाओं पर भी हमला किया था।
हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। और पुलकेशिन ने जब पल्लव राजाओं पर हमला किया तो पल्लव राजा हार कर बचने के लिए कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाकर छिप गए थे, कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाकर शरण ले ली थी। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो चालुक्य का विजय रथ था या उनकी जो विजय थी वो बहुत ही अल्पकालीन थी, बहुत ही कम समय के लिए थी। अल्टीमेटली अंततः बोथ द पल्लव्स एंड द चालुक्याज गेव वे टू न्यू रूलर्स। अब चालुक्य और पल्लव की कहानी हमने जाने कि वो युद्ध करते रहते थे, तो इन युद्ध से क्या हुआ था कि उनमें ना बहुत कमजोरी आ गई थी, उनके जो शासन थे बहुत कमजोर हो चुके थे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ के। सो पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टी अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 12। तो जब वे इतने कमजोर हो चुके थे तो उनको राष्ट्रकूट वंश ने और चोला वंश ने, किसने? राष्ट्रकूट वंश ने और चोला वंश ने इन पल्लव और चालुक्यों को खत्म कर दिया था, इनका अंत कर दिया था, या आप कह सकते हो इनको पराजित कर कर इन पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। किसने? राष्ट्रकूट और चोला वंश ने। किस पर? चालुक्य और पल्लव वंश पर। ठीक है, याद रखना। आइए, सो दोस्तों ये हमने अभी कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको प्लीज़ पढ़कर और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। अगली क्लास तक के लिए।